Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है द अर्ली वैदिक पीरियड। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वैदिक पीरियड को समझते हैं और इस अर्ली वर्ड से क्या मतलब है वो भी समझेंगे। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन हुआ करती थी। अभी तक तो हमने पढ़ी नहीं है, लेकिन हम इसे क्लास 9 में पढ़ेंगे। तो मैं आपको ब्रीफली बताती हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो प्रेजेंटली इंडिया और पाकिस्तान के रीजन्स में आती है। ये सिविलाइजेशन काफ़ी फ्लरिश कर रही थी, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब ये सिविलाइजेशन खत्म होने लगी। और ये माना जाता है, बहुत सारे कारण हैं उसके डिक्लाइन होने के, लेकिन एक उसमें कारण ये भी माना जाता है कि शायद आर्यंस आ गए हों। तो ये आर्यंस कौन थे? एग्जैक्टली वैदिक पीरियड वाले आर्यंस। तो बहुत समय पहले कुछ लोग थे जिनका नाम था आर्यंस। वो सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आए। वो नोमैड्स थे और वो आगे बढ़ते रहे, और आगे बढ़ते बढ़ते वो सेटल हो गए एक सप्त सिंधु नाम की जगह पर। सप्त सिंधु का मतलब होता है द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो 7 नदियों वाला जो एरिया था वहां पर आके सेटल हो गए। पानी था, जमीन फर्टाइल थी और वहां पर खेती बहुत अच्छी हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि चलो यहाँ पर सेटल हो जाते हैं। आर्यंस ने खेती करना शुरू किया, गाय पालना शुरू किया और गांव बसने लग गए। टाइम बीतता गया, सुबह यज्ञ होते, शाम को ऋग्वेद की हिम्स को चैंट किया जाता था, और ऐसे समय बीतता गया। इनका जीवन बहुत ही सिंपल और डिसिप्लिन्ड हुआ करता था। इनका लीडर हुआ करता था राजन, लेकिन राजन अकेला डिसाइड नहीं करता था। सभा और समितियां बनी थी, वहां पर लोग पार्टिसिपेट करते थे, इकट्ठा होते थे और डिसीजंस लेते थे। और आप जान के हैरान होंगे कि वहां पर विमेन भी पार्टिसिपेट करती थी। विमेन एजुकेटेड थी, स्वयंवर में अपना पार्टनर खुद चूज करती थी, फैमिलीज का हिस्सा बनती थी, और बच्चे खेलते और एल्डर्स उनको बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे। समय बीतता गया, खाना ग्रो होता गया। क्या खाते थे? सिंपल फूड था, वीट था, दूध, हनी, और कभी कभी वो मीट भी खाया करते थे। शाम को गेम्स होती, म्यूजिक होता और डांस होता, मतलब एंटरटेनमेंट का भी फुल इंतजाम हुआ करता था। आर्यंस नेचर गॉड को मानते थे, जैसे इंद्र, सूर्य, अग्नि, और इनकी पूजा करते थे, वो भी खुले आसमान के नीचे। वहां पर कोई टेम्पल्स नहीं हुआ करते थे उस समय पर। तो बच्चों, आज हम इन्हीं आर्यंस की कहानी को डिटेल में समझेंगे। कहानी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लिविंग, सिंपल खाना, सिंपल फूड हुआ करता था, लेकिन ये कहानी जो है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लर्निंग के लिए तो ये कहानी बहुत अच्छी है। तो चलिए देखते हैं इन्हीं आर्यंस की लाइफ की फुल डिटेल्स और समझते हैं इस चैप्टर को एज पर आवर एग्जाम्स। तो शुरू करते हैं द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जैसे हमने बात की थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है जो प्रेजेंट डे इंडिया और पाकिस्तान में हुआ करती थी। तो ये देखो, ये इंडिया का पार्ट है, गुजरात है, ये गुजरात वाला पार्ट है। तो इस रीजन में यहाँ पर हुआ करती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये था हड़प्पा और ये था मोहनजोदारो। तो बेसिकली पहले क्या हुआ करता था कि सिविलाइजेशन, जैसे हमने पढ़ा था कि ये रिवर वैलीज के अराउंड ही होती थी। तो यहाँ पर ये सिविलाइजेशन होती थी और इसका ये काफ़ी फ्लरिश भी कर रही थी। इसके काफ़ी बहुत नायाब नमूने भी हमने देखे हैं, लेकिन ये देखा गया कि धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लग गई। उसकी डिक्लाइन का रीजन बहुत सारे बताए जाते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, और उनमें से एक रीजन रहा है मे बी द इन्वेजन ऑफ आर्यंस। तो माना जाता है कि आर्यंस आए और आर्यंस ने इनको खत्म कर दिया। So this flourished between 2500 BCE से 1500 BCE तक। तो it reached the stagnation by 1500 BCE। ये इनका stagnation का टाइम था। And then this was the time when Aryans began to arrive in India। तो आर्यंस थे कौन? तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आर्यंस नोमैड्स थे, मतलब जो इधर से उधर घूमते रहते थे, और
ये आए थे सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया सभी एक साथ नहीं आ गए थे, बट अलग अलग वेव्स में आए थे। मतलब पहले एक ग्रुप आया, फिर कोई और आया, फिर कोई और आया, ऐसे करते करते बहुत सारे ग्रुप्स आए सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ। तो दे माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड पास्चर। तो पहले इनका क्या काम होता था, इधर घूमो उधर घूमो, खाना लो और आगे बढ़ते जाओ, बस ऐसा, एक जगह सेटल नहीं होते थे। लेकिन ये माइग्रेट कर रहे थे धीरे 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 फॉर इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड पास्चर्स। अब जब ये वहां पर पहुंचे तो इन्होंने एक सिविलाइजेशन देखी, और शायद ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने देखा कि अच्छा सेटल भी हो सकते हैं एक जगह, वहां पानी था, वहां फर्टाइल लैंड थी, और ऐसे उन्होंने भी फार्मिंग शुरू की और वो सेटल होने लग गए। सो देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट विद द इंडिजिनियस पीपल। सो इंडिजिनियस पीपल वर दसास एंड दसायूज। तो वहां पर रहने वाले लोग थे इंडिजिनियस पीपल, मतलब जो वहां के स्थानीय लोग थे, और आर्यंस ने इनको दसाज और दसायूज बुलाया है। सो आर्यंस फॉट एंड टुक ओवर देयर लैंड्स। तो माना ये जाता है कि आर्यंस आए, वो इन लोगों से टकराए और उनको मारकर उनकी लैंड को एक्वायर कर लिया। तो अर्ली सेटलमेंट्स देखे गए हैं अराउंड द सप्त सिंधु। तो देखो ये है सप्त सिंधु, राइट, सो द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो यहाँ पर मेन रिवर है इंडस, और बाकी सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ये इस एरिया में जहाँ बहुत सारी रिवर्स थी, इस एरिया में आके ये सेटल होने लग गए। तो फर्स्ट सेटलमेंट्स, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो अर्ली सेटलमेंट्स थी आर्यन की, दे वर अराउंड दीज रिवर्स, दैट इज कॉल्ड एज सप्त सिंधु। अब उस समय इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करते थे, तो ये इस रीजन में आकर सेटल हो गए। ये जो अर्ली आर्यंस आए थे, इन्हें बोला जाता है ब्रह्मवर्ता, दैट इज द लैंड ऑफ गॉड्स। तो इन्हें बुलाया गया ब्रह्मवर्ता, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ब्रह्मवर्त और आर्यवर्त की। सबसे पहले जिन एरियाज में आर्यंस पहले आकर सेटल हुए उसे बुलाया जाता है ब्रह्मवर्ता। बेसिकली ये सप्त सिंधु वाला रीजन, तो यहां पर ये पहले आए और इसे बुलाया जाता है ब्रह्मवर्ता। याद रखना, ठीक है। आगे एक और टर्म आएगी आर्यवर्त, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वैदिक पीरियड। तो हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड। तो इसका मतलब लेटर भी होता होगा, एग्जैक्टली। तो वैदिक पीरियड को हम डिवाइड करते हैं 2 में, अर्ली एंड लेटर। अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी बुलाते हैं, क्योंकि ये समय था जहां पर ऋग्वेद आया था, और बाकी सारे वेद, उपनिषद, ये सब कुछ आए थे लेटर वैदिक पीरियड में। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो सिर्फ अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में है। तो यही अर्ली वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड है, इट वाज फ्रॉम 1500 BCE से 1000 BCE तक, राइट। तो याद करो हरप्पन्स का क्या बताया था, हरप्पन्स का मैंने आपको बताया था 25 BCE से 1500 BCE तक, और 1500 BCE में एक स्टैग्नेशन आ गई, और उसके बाद शुरू हो गया ब्रह्मवर्त वाला टाइम, जिसे हम अर्ली वैदिक पीरियड बुलाते हैं। सो इट वॉज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, और इसे ऋग्वेदिक पीरियड भी बुलाया जाता है। सोसाइटी, कल्चर, हिस्ट्री उस टाइम का, इट वॉज ऑल नोन फ्रॉम द ऋग्वेदा। तो जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे थे, उस समय लोग क्या करते थे। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड वाला टाइम है, उन लोगों का, आर्यंस का, उनके रिचुअल्स, उनके बिलीव्स, उन सब का सोर्स हमारे लिए क्या है, ऋग्वेद। अब नेक्स्ट आता है लेटर वैदिक पीरियड, जो कि 1000 BCE से 500 BCE तक था, ठीक है। एक बार यहां पर लिखूं तो अर्ली एंड लेटर। तो अर्ली वॉज फ्रॉम 1500 to 1000 BCE and later was from 1000 to 500 BCE। तो आपको पता है ना कि हम उल्टा क्यों लिख रहे हैं। जब हम बिफोर कॉमन एरा की बात करते हैं तो नंबर्स रिवर्स में चलते हैं, मतलब रिवर्स काउंटिंग चलती है, और जब हम CE मतलब कॉमन एरा की बात करते हैं तो कॉमन एरा में नंबर्स फॉरवर्ड काउंटिंग में चलते हैं, करेक्ट। तो ये तो हमने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर्स में भी। अब
आर्यंस जो थे वो एक्सपैंड हो गए इसके बाद इस एरियाज में, गैंगटिक प्लेन्स में। पहले ये सप्त सिंधु में रहते थे, फिर ये गैंगटिक प्लेन्स मतलब वो जो विंध्यास के साथ साथ वाला एरिया था वहां को ये स्प्रेड होने लगे, खुद को एक्सपैंड करने लगे और इस को नाम दिया गया, रीनेम किया गया आर्यवर्त, दैट इज द लैंड ऑफ आर्यंस। सो द पीरियड ऑफ सेटलमेंट इन द गैंगटिक प्लेन्स इज कॉल्ड, दैट लैंड इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ आर्यंस और आर्यवर्त। क्लियर हो गया? तो इतना आपको समझ आ गया। कहीं कोई डाउट तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक करना है। अब आगे आते हैं, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द की टर्म्स। तो इसमें ना हम कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए जब हम वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पहला है इंडो आर्यंस। तो आर्यंस जो थे ये कहाँ से आए थे? ये आए थे सेंट्रल एशिया से। तो ये वो लोग थे जो आर्यंस थे, सेंट्रल एशिया से आए थे, वो आए और इंडिया में सेटल हो गए। तो उन लोगों को हम बुलाते हैं इंडो आर्यंस। दूसरा, सप्त सिंधु, द रीजन ऑफ 7 रिवर्स, जहां पर 7 रिवर्स मिलती हैं उसे हम बुलाते हैं सप्त सिंधु। नेक्स्ट, ब्रह्मवर्त, इसे लैंड ऑफ गॉड बुलाया जाता है और यहाँ पर आर्यंस की अर्ली सेटलमेंट्स देखी गई। मतलब जब वो सेंट्रल एशिया से आए सबसे पहले ये इस रीजन में आकर सेटल हुए, उसके बाद वो गैंगटिक प्लेन्स की तरफ आने लगे। मतलब अभी का आप ये यूपी बिहार वाला जो रीजन है अगर आप इसको ले लो तो इस एरिया में आए और यहाँ पर सेटल होने लगे और उन्हें बुलाया गया आर्यवर्त या फिर लैंड ऑफ आर्यंस। यहाँ पर लेटर सेटलमेंट्स देखी गई। अर्ली वैदिक पीरियड का जो मेन सोर्स है हमारे लिए, जो हिस्ट्री का मेन सोर्स है, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग जब आए थे तो ये कैसे थे, ये क्या करते थे, इनके बिलीव्स क्या थे, वो सब हमें ऋग्वेद से पता चलता है। सो इफ आई आस्क, इफ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ अर्ली वैदिक हिस्ट्री, सो व्हाट यू विल राइट? ऋग्वेद। करेक्ट, इसीलिए हम इसे ऋग्वैदिक पीरियड भी बुलाते हैं। अब बात करते हैं वैदिक लिटरेचर की। जैसे अभी तक हम पढ़ते आए हैं, हमने सिविलाइजेशंस पढ़ी हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे थे? हमें उनका कुछ लिखा हुआ मिल जाए या हमें उनका कुछ बनाया हुआ मिल जाए तो उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अच्छा ये लोग ऐसे होते होंगे। तो इस तरह से हमें लोगों के बारे में पता चलता है। सो यहाँ पर भी कुछ रिलीजियस लिटरेचर रही हैं अर्ली आर्यंस के टाइम पे, जिन्हें हम वेदास बुलाते हैं। अब ये जो वैदिक वर्ड है, ये वर्ड से आया है वेदा। वेदा का संस्कृत मीनिंग होता है नॉलेज और विजडम। तो एंशिएंट इंडिया के यही रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे, वैदिक वेदास हुआ करते थे, और इट इज अ कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स, हिम्स, रिचुअल्स एंड पोइम्स। तो यहाँ पर लोगों के लिए टीचिंग्स भी हैं, हिम्स भी हैं, रिचुअल्स भी हैं, पोइम्स भी हैं। जैसे आज के समय का गूगल है, तो गूगल में अगर कोई भी डाउट हो तो हम गूगल में फटाफट टाइप कर देते हैं, गूगल हमें ऑप्शंस दिखा देता है। यहाँ पर ऋग्वेद के टाइम पर या अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पर इनका गूगल हुआ करता था ऋग्वेद, जिसमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। जिंदगी कैसे जीनी है, क्या मंत्र हैं, क्या पोएम्स है, ये सब कुछ हमें यहाँ से मिलता था। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वैदिक लिटरेचर इन फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। वैदिक लिटरेचर को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है वेदास, जिनमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद है, जिसमें से ये वो वेद है जो अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम पर था, और बाकी सब को हम लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड, ब्राह्मणास, उपनिषद, पुराण और एपिक्स। तो एपिक्स मतलब उस समय के लेटर वैदिक पीरियड के ब्लॉकबस्टर्स बुलाते हैं हम इनको। कौन कौन से हैं? यस, रामायण और महाभारत। तो ये उस समय के ब्लॉकबस्टर्स है। और मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि इस समय पर कोई लिखने का काम नहीं होता था। जैसे आजकल एग्जाम में बड़ा सारा लिखना पड़ता है ना, और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती है तो टीचर्स भी आपको उसको नोटबुक में लिखवाते हैं। उस समय ऐसा नहीं था, वहाँ हर टीचिंग्स को ओरली पास किया जाता था। सो फॉर सेंचुरीज जो भी टीचिंग्स थी इनिशियली वो ओरली पास ऑन होती थी,
और बुक्स उस मतलब इससे पहले कि वो बुक्स में लिखी जाए वो सब कुछ ओरली ही पास होता था। तो ये सब भी हमें इसी समय से पता चलता है। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? एक तो ये आर्यंस की हिस्ट्री का मेन सोर्स है हमारे लिए, कैसे थे वो, क्या करते थे, हमें यहीं से पता चला है। दूसरा, इट शोज नॉलेज एंड विजडम ऑफ आर्यंस। थर्ड, प्रोवाइड्स इंसाइट ऑफ रिलीजन, सोसाइटी एंड कल्चर। उस समय लोग क्या रिलीजन फॉलो करते थे, उनकी सोसाइटीज कैसी हुआ करती थी और उनका कल्चर कैसा था। देन द वैदिक लिटरेचर में क्या होता था, जैसे अभी मैंने बात की कि ओरल ट्रेडिशन था सब, इवन वेदास को भी ना, वेदास वर कंपोज्ड वर्बली, लिखा कहीं नहीं गया था, बुक्स तो बहुत बाद में लिखी गई। सो दे वर पास डाउन ओरली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को कोई किताबों में लिखते नहीं थे, वो ओरली ही पास ऑन होती थी। देन दीज वर रिटन डाउन ओनली आफ्टर सेवरल सेंचुरीज। नाउ संस्कृत इज द लैंग्वेज ऑफ द वेदास। तो जो हमें वेदास मिले हैं उनकी मेन लैंग्वेज रही है संस्कृत, एंड आर्यंस इंट्रोड्यूस्ड संस्कृत। आर्यंस ने ही इस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, एंड मेनी इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं, हम सिर्फ अपनी कंट्री के लैंग्वेजेस की बात नहीं करेंगे, बट फॉरेन की भी लैंग्वेजेस संस्कृत से ही डिराइव्ड है, एंड इट इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ द लैंग्वेजेस, मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। देन कमिंग ऑन टू द सेक्रेड टेक्स्ट। सो सेक्रेड टेक्स्ट में सिर्फ वेद नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मणास, देन उपनिषद, पुराण और एपिक्स भी आते हैं। तो मतलब ये जो ब्राह्मणास थे ये क्या करते थे, ये रिचुअल इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी रिचुअल करना है ना उसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हुआ करती थी। उपनिषद में स्पिरिचुअल और फिलॉसफी के बारे में लिखा गया था। देन पुराणों में भगवान की और क्रिएशन की स्टोरीज हैं। देन एपिक्स तो हमारे ब्लॉकबस्टर्स हैं, रामायण और महाभारत, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और यहाँ पर मैं आपको रामायण और महाभारत की कहानी भी शॉर्ट में सुनाऊंगी। अब बात करते हैं द सिग्निफिकेंस ऑफ द वैदिक लिटरेचर। तो क्या सिग्निफिकेंस रहा है इनका? इट एक्सप्लेन्स द सोशल लाइफ ऑफ आर्यन, इनसाइट ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, एंड हाईलाइट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ दैट टाइम। उस समय की इकोनॉमी कैसी थी और उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, उसके बारे में भी हमें हाईलाइट्स मिलती हैं। अब बात करते हैं आर्यंस के ट्राइबल स्ट्रक्चर के बारे में। तो आर्यंस ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ट्राइब्स कॉल्ड जनाज। तो आर्यंस ने खुद को इन स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया था जिसे जनाज बुलाया जाता है, और हर जो ये जनाज थे उसमें मेनली बहुत सारे, मतलब एक जना में बहुत सारे विलेजेस आते थे। तो सबसे पहले थे जनाज और इनके नीचे आते थे खूब सारे विलेजेस। ठीक है, तो बहुत सारे विलेजेस यहाँ पर हुआ करते थे कुछ ऐसे। देन ईच ग्राम हैज मेनी फैमिलीज। तो हर ये जो विलेज हैं इन्हीं को हम ग्राम भी बुलाते हैं। जैसे आज हम गांव बोलते हैं ना, तो बेसिकली उस समय पर ग्राम बुलाते थे, और हर एक ग्राम में बहुत सारी फैमिलीज हुआ करती थी। तो देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे गांव होते हैं, गांव में मतलब एक जगह है जहां बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं, उसको हम एक गांव बोल देते हैं। रिवर्स ऑर्डर में समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये सभी गांव, जब बहुत सारे गांव एक में आते हैं तो उसे हम आज के टाइम पर क्या बुलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बुलाते हैं, और यहाँ पर हम उन्हें जनाज बुलाते थे। बिल्कुल वैसे ही है जो हमारा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चैप्टर पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ पर है। और इस ग्राम के हेड को बुलाते हैं विलेज हेडमैन, ठीक है, जिसे ग्रामनी या फिर विलेज हेडमैन बुलाया जाता है। अब आगे बात करते हैं लीडरशिप इन ट्राइब्स। सो ईच ट्राइब हैड अ चीफ जिसे राजन बुलाया जाता था। राजन सबसे स्ट्रॉन्ग और एबल पर्सन होता था जो लोग चुनते थे, जो लोगों की कॉन्सेंट पे बनता था। उसकी ड्यूटीज क्या होती थी, ट्राइब को प्रोटेक्ट करना, उनकी वेलफेयर इंश्योर करना और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना। नाउ द रोल ऑफ ऑफिशियल्स, तो इसमें पुरोहित होते थे और सेनानी होते थे। पुरोहित ही कंडक्टेड रिलीजियस सेरेमनीज एंड ही एडवाइज्ड द किंग्स, और जो सेनानी था ही वाज अ कमांडर इन चीफ, और वो किसी भी आर्मी, मतलब उस
उस एरिया की आर्मी को वॉर के टाइम पर लीड करता था। तो जैसे हमारे आज आर्मी के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, बस वैसे ही चीफ हुआ करते थे जो अपनी आर्मी को लीड करते थे एट द टाइम ऑफ द वॉर्स। ठीक है, इतना समझ आ गया? कहीं पर कोई भी डाउट होगा या तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना है। नाउ द किंग्स लिमिटेड पावर्स। अब राजा था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसकी ना पावर्स लिमिटेड थी। सो राजन डिड नॉट हैड एब्सोल्यूट पावर, कि मतलब जो उसने बोल दिया बस वही होगा, ऐसा नहीं था उस समय पर। देयर वर टू काउंसिल चेक्ड हिज पावर, सभा और समितिज। तो सभा और समिति उसकी पावर्स को चेक करती थी। सभा स्मॉल ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं विच एडवाइज द किंग। तो ये एक छोटा सा ग्रुप है, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर है ना, और उसके फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस दे रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा बेटरमेंट के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी एक स्मॉल ग्रुप होता था इंपॉर्टेंट मेंबर्स का जो किंग को एडवाइस किया करता था। और स्मितीज, ये लार्ज असेंबलीज होती थी विच वॉज ओपन टू ऑल द ट्राइब मेंबर्स। तो ये सब उस किंग की पावर पर चेक रखते थे। तो मतलब ये है कि अगर किंग अपना काम ढंग से नहीं करेगा तो उसको हटाया भी जा सकता है। तो ये ऐसा हुआ करता था उस समय पर। तो क्या ये सही था? बिल्कुल सही था। तो इससे किंग के ऊपर भी एक चेक रहता था, किंग को भी एक डर रहता था कि काम सही से करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग तो हटा देंगे। देन विमेन्स रोल। अब जैसे आज हम इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं फॉर बोथ मेन एंड विमेन, वहां पर ऐसा ही हुआ करता था। वहां पर मेन विमेन मतलब गर्ल्स को, बॉयज को, सबको एजुकेशन लेने का हक था, सब लोग पढ़ते थे। इवन द विमेन पार्टिसिपेटेड इन सभा एंड समिति असेंबलीज। और अर्ली वैदिक सोसाइटी में वॉज रिलेटिवली एगैलिटेरियन इन गवर्नेंस, मतलब कि वो सबको इक्वल समझने वाले थे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती थी और इगैलिटेरियन सोसाइटी हुआ करती थी। नाउ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड हिराकी। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आते हैं जना, जिन्हें ट्राइब बुलाते हैं, विच वॉज लेड बाय राजन, एंड ग्राम, जो विलेजेस हैं जिसके हेड को ग्रामिनी बुलाया जाता था, और फैमिली का हेड हुआ करता था गृहपति, जिसे फैमिली हेड बुलाते हैं। तो मतलब जो एल्डेस्ट मेल मेंबर हुआ करता था उसे गृहपति बुलाया जाता था। अब हम बात करते हैं सोशल लाइफ में फैमिली लाइफ की। तो आर्यंस विलेजेस में रहते थे और फैमिलीज के साथ रहते थे। यहाँ पर जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। गृहपति वॉज अ हेड ऑफ द फैमिली और वो एल्डेस्ट मेल मेंबर हुआ करता था। तो वैसे तो पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिसाइड करती थी, लेकिन लास्ट में डिसीजन जो था वो फाइनल हुआ करता था बाय गृहपति एंड द बाइंडिंग, राइट। तो उसका जो डिसीजन था दैट वाज द फाइनल एंड दैट वाज द बाइंडिंग, मतलब वो फाइनल है और अब सबको वो बात माननी पड़ेगी। तो ऐसा आजकल ऐसा होता है ना, जो बड़े डिसाइड करते हैं बच्चे उन बातों को मानते नहीं हैं, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था। वहां पर बच्चे भी पूरी बात माना करते थे। नाउ द पोजीशन ऑफ द वुमेन। तो वुमेन हैड इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। मोनोगैमी वाज कॉमन, जहां पर एक लेडी एक वर चुनती थी, और ये लेडी जो थी वो अपने वर स्वयंवर में चुनती थी, मतलब उसके पास पूरा हक था कि वो स्वयंवर में अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन सके। देन विमेन गॉट एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड सम विमेन कंपोज्ड इवन द ऋग्वेद की हिम्स। तो ऋग्वेद की हिम्स भी कुछ विमेन ने बनाई हैं उस समय पर। तो देख लो, इतनी फ्रीडम थी जिसकी वजह से वो इतने आगे बढ़ी। नाउ द राइट्स एंड द कस्टम्स ऑफ द विमेन। तो विमेन की प्रेजेंस रिक्वायर्ड फॉर द रिलीजियस रिचुअल। तो इवन जो घर के रिचुअल्स होते थे, जो रिलीजियस रिचुअल्स होते थे, वहां पर भी विमेन की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्वयंवर में वो अपने हस्बैंड चूज करती थी, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, और अगर कोई विडो हो तो उसे भी रीमैरिज का पूरा हक हुआ करता था। नाउ द फूड हैबिट्स। अब इनका खाना सिंपल था और न्यूट्रिशियस डाइट ये लेते थे। स्टेपल फूड खाते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, मेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ये डिपेंड थे। दे कंज्यूम्ड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड हनी, और ड्रिंक्स, वहां पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हुआ करते थे जिन्हें सोम और सुरा बुलाते हैं। मीट भी वो खाते थे, लेकिन ओकेजनली खाते थे। नाउ कमिंग ऑन टू द रिक्रिएशन एंड एंटरटेनमेंट। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ काम करते थे, हिम्स लिखते थे, हिम्स चैंट करते थे, मंत्र चांट करते थे, यज्ञ करते थे, ऐसा नहीं था, बल्कि वहां पर एंटरटेनमेंट का भी पूरा ख्याल रखा जाता था। तो आउटडोर चैरिट रेसिंग, मतलब वो
चैरिट रेसिंग होती थी, हंटिंग होती थी, इंडोर में डाइस और बोर्ड गेम्स होती थी, और म्यूजिक और डांस भी वो लोग इंजॉय करते थे। अब अगर हम इनके ड्रेस की बात करें तो ड्रेस में यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही बहुत अच्छे से ड्रेसअप होते थे। लोअर गारमेंट्स वाज द अनस्टिच्ड कॉटन, जिसे धोती बुलाते हैं, एंड इट इज टाइड अराउंड द वेस्ट, और अपर गारमेंट्स में एक लाइट शॉल लिया करते थे मेल्स, और ऊपर एक टर्बन बांधा करते थे। एंड बोथ मेन एंड विमेन वेयर गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस ज्वेलरी एंड स्टोन ऑर्नामेंट्स, मतलब प्रेशियस ज्वेलरी गोल्ड की, सिल्वर की, स्टोन की पहना करते थे। अब आते हैं इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर। तो एक बहुत ही खास बात थी इस समय की कि यहाँ पर कोई टेम्पल्स नहीं थे, ना ही कोई मूर्तियां हुआ करती थी। ये खुले आसमान के नीचे भगवान को प्रे करते थे। भगवान भी किसको? जो हमारे नेचर गॉड्स थे, फायर, सन, विंड, इन सब की पूजा किया करते थे। और दे यूज्ड हिम्स और ऑफरिंग्स, जैसे कि ग्रेन, घी और मिल्क, ये इन चीज़ों का यूज़ करके भगवान की पूजा करते थे। यज्ञ में सेक्रीफाइस हुआ करता था जो ब्राह्मण्स परफॉर्म करते थे, एंड एंटायर फैमिली यूज टू पार्टिसिपेट इन द रिचुअल्स। तो ऐसा नहीं था कि एक या दो मेंबर्स, पूरी फैमिली पार्टिसिपेट करती थी। नाउ कमिंग ऑन टू द कास्ट सिस्टम, जिसे हम वर्ण सिस्टम भी बुलाते हैं। तो वर्ण सिस्टम में ये सोसाइटी 4 वर्ण्स में डिवाइडेड थी, एंड लेट मी टेल यू, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन। ठीक है, बर्थ के ऊपर नहीं, ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हो। ब्राह्मण, जो प्रीस्ट, स्कॉलर्स और टीचर्स हुआ करते थे, उन्हें ब्राह्मण्स बुलाया जाता था। क्षत्रिय, जो वॉरियर्स और प्रोटेक्टर्स होते थे। वैश्यास, जो फार्मर्स या फिर ट्रेडर्स या क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे। और शूद्रास, जो लेबरर्स और मेनीलियल माइनल वर्कर्स होते थे। तो मतलब वो जो काम, छोटे छोटे काम करते थे लोग, वो शूद्र कैटेगरी में आते थे। तो ये सारे के सारे क्लासेस वर बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हो। अब हो सकता है एक शूद्र का बेटा ब्राह्मण वाला काम कर रहा हो, तो वो उस कैटेगरी में लिया जाता था। तो इट वॉज नॉट एट ऑल बेस्ड ऑन द बर्थ कि आपके पापा क्या करते हैं उसके बेसिस पर है। नाउ द रिलीजियस लाइफ, सो बिलीव इन वन सुप्रीम गॉड, तो दे बिलीव्ड इन द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, एक भगवान पे। दे वर्शिप नेचर एज गॉड एंड गॉडेसेस, जैसे इंद्र था, इंद्रदेव जिन्हें हम बुलाते हैं, सो गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। तो वहां पर भाई मतलब फर्टाइल लैंड थी, उनको क्रॉप्स उगाने थे, तो पानी के ऊपर तो डिपेंड होंगे ही। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, तो ये माना जाता था कि ही कैरिड द मैसेजेस टू द हेवन। और बाकी थे सूर्य, वरुण, वायु, सोम, पृथ्वी, उषा एंड यमा। सो ऑल द गॉड्स वर कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ वन सुप्रीम बीइंग। तो वैसे तो ये अलग अलग फॉर्म्स में उनको याद करते थे, लेकिन वो ये भी मानते थे कि ये सारे ही भगवान एक ही की, सब में एक में ही समाये हुए हैं, तो सुप्रीम पावर एक है। नाउ द फीचर्स ऑफ द वर्ण सिस्टम, तो इनिशियली ये फ्लेक्सिबल हुआ करता था, ऑक्यूपेशन चेंज हुआ करती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ना सब कुछ उथल पुथल हो गया। हम पढ़ेंगे जब लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे ना, तो हम उसको अर्ली वैदिक पीरियड से कंपेयर करते जाएंगे। तो फीचर्स जो थे, मतलब जो वर्ण सिस्टम था यहाँ पर, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल था। मतलब आप क्या काम करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ण होता था, और आप अपनी ऑक्यूपेशन को चेंज कर सकते थे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि जो आप कर रहे हो या वही आपका बेटा करेगा, या फिर जिसमें आप एक बार आ गए अब आप कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ना सब कुछ गड़बड़ हो गई थी। अब इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो जैसे हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि ये नोमैड्स हुआ करते थे, ये कोई सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। तो ये नोमैडिक से सेटल्ड लाइफ में आए, और उसके बाद जो आर्यंस इनिशियली नोमैडिक थे उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, मतलब खेती करना शुरू की। इनकी लाइफ में काउस की बहुत इंपॉर्टेंस थी, और ये माना जाता था कि जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय वो उतना ज़्यादा वेल्दी। सो काउस इज इक्वल टू वेल्थ, और वो स्टेटस सिंबल भी हुआ करता था। किंग्स गिफ्टेड काउस टू द प्रीस्ट, तो किंग्स प्रीस्ट को काउस ही गिफ्ट करते थे। काउस वर्शिप लिंक टू इकोनॉमिक एंड कल्चरल वैल्यूज, तो भगवान के रूप में गाय माता को भी पूजा जाता था, और इकोनॉमिक और कल्चरल वैल्यूज भी उसके साथ लिंक्ड थी। नाउ एग्रीकल्चर, तो आर्यंस एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे, उसमें वो वुडन प्लो का यूज करते थे जैसे ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, और फार्मर्स को सीजन्स और क्रॉप साइकिल्स के बारे में सब कुछ पता था। अब इस समय के आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन की बात करें तो
ऋग्वेद ने मेंशन किया है स्किल्ड वर्कर्स के बारे में, जहां पर वो होते थे जो रथ बनाते थे, वीवर्स और लेदर वर्कर्स भी होते थे, पॉटर्स भी होते थे और मेटल वर्कर्स भी होते थे जो कॉपर ब्रॉन्ज के वेपन्स और टूल्स बनाते थे। नाउ कमिंग ऑन टू द सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, सो विलेजेस प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ देयर नीड्स, ठीक है। तो विलेजेस मोस्ट ऑफ देयर जो भी उनकी नीड्स थी वो सब कुछ विलेजेस आपस खुद में ही बनाते थे। इसका मतलब कि वो सेल्फ सफिशिएंट थे, एग्रीकल्चर करते थे, ग्रेन्स निकालते थे, सबको खाना मिलता था और क्राफ्ट में जो भी चीज, पॉट्स चाहिए, लेदर का कोई सामान चाहिए, वो भी विलेजेस में ही बनता था, जिससे विलेजेस यूज्ड टू बी सेल्फ सफिशिएंट। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट चैप्टर। कहीं पर कोई भी डाउट हो, प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और you can book your class with Learner Hub स्वयं। I'll see you next time with the next video. Till then you all take care, and as you all know, Learner Hub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।